राखी पर 2 काली 3 गोरी बहन को मिला नेग। राजीव के सामने उसकी 5 बहनें खड़ी होती हैं, जिसमें से 3 गोरी बहनों के हाथों में तो महंगे गिफ्ट और राखी बांधने के नेग में मिली नोटों की गड्डी होती है और वो काफी खुश होती हैं। वहीं उसकी 2 काली बहनें आरती और संध्या के आंखों में राखी की खुशियों भरे त्योहार के दिन भी आंसू भरे होते हैं और उनके हाथों में एक एक का सिक्का होता है। समीरा, पल्लवी, देखो भाई ने हमारी काली बहनों को राखी बांधने में कितना बड़ा नेक दिया है, एक एक का सिक्का। तारा, यही इन दोनों की औकात है, इससे ज्यादा इन भिखारिनों को भाई नेक दे, इतनी इनकी हैसियत नहीं। पल्लवी और तारा अभी चुप भी नहीं हुई थी, तभी समीरा उन्हें चिढ़ाना शुरू करती है। ले 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 ले, रुला दिया ना आज के दिन भी तुमने इन्हें। क्या भैया, आप भी ना, आज के जमाने में 1 रुपए में क्या आता है, कम से कम मेरी काली बहनों को थोड़ा तो नेक बढ़ा कर देते, ज्यादा नहीं तो 10-10 रुपए तो देते, ताकि नेक के उन पैसों से हमारी काली बहनें फेयर एंड लवली तो खरीद पाती, उसे लगाकर थोड़ी तो गोरी हो ही जाती। नहीं समीरा, हमें ज्यादा नेक नहीं चाहिए, ये हमारे भाई ने हमारी राखी के बंधाई में प्यार से हमें दिया है, हम इसी में खुश हैं। ये 1 का सिक्का भी हम दोनों के लिए लाखों करोड़ों के ऊपर है। तो फिर जाओ और इस 1-1 रुपए से एल्पेनलिबे खरीद के खा लो। समीरा, छोड़ना इन्हें, चल गिफ्ट खोल कर देखते हैं। तुम दोनों को क्या लगता है भैया ने इस बार हमें क्या दिया होगा? मुझे तो लगता है कि भैया ने इस बार हमें डायमंड सेट दिया होगा। ये कहकर समीरा, तारा और पल्लवी जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोलती हैं तो सभी के तोहफे के डिब्बे 1-1 रुपए के सिक्के से भरे होते हैं। चिल्लर देखकर तीनों चिढ़कर अपने भाई राजीव को सुनाना शुरू कर देती हैं। ये क्या है राजीव भैया, आपने हमें ये नेक दिया है? अरे हम क्या भिखारिन हैं जो आपने हमें ये चिल्लर दिए? ऐसा करके आपने हमारी इंसल्ट की है। तारा, मुझे लगता है भाई ने ये सब कुछ अर्पिता भाभी के कहने पर किया है। आखिर क्यों राजीव की तीनों बहनें अपनी भाभी अर्पिता पर इल्जाम लगा रही हैं? आखिर किसने की नेग की फेरबदल? ये जानने के लिए हमें सब कुछ शुरू से जानना होगा। आरती, संध्या, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ राजीव, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी तुम दोनों ने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, इससे पहले कि मैं इस कमरे की तोड़ फोड़ करूं, अपनी गलती ठीक करो। मगर राजीव मेरे भाई, ये तो बताओ कि तुम्हारी बहनों से गलती क्या हुई है? इस पर राजीव चिढ़कर बेड पर रखा शर्ट अपनी काली बहन के मुंह पर फेंक देता है। क्या है? शर्ट प्रेस करते हुए तुम्हें ये नहीं दिखा कि शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है? तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? आंखें रहते हुए अंधी हो गई हो क्या? माफ कर दो राजीव, मैंने देखा नहीं था, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी इसमें बटन लगा देती हूँ। बेचारी आरती जल्दी जल्दी शर्ट में बटन लगाने लगती है, तभी सुई उसकी उंगली में चुभ जाता है और उससे खून बहने लगता है। ये देखकर भी राजीव अपनी बहन को दर्द में तड़पता छोड़कर ऑफिस चला जाता है। देखा आरती दीदी, तुम्हारे हाथों से खून बहता देखकर भी राजीव ने तुम्हें मरहम लगाना तो दूर, तुमसे तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा। लोग ठीक ही कहते हैं, और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि खून के रिश्ते ही होते हैं, जिसमें दर्द का एहसास होता है। और हम पल्लवी, समीर और तारा की तरह राजीव की सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए उसके दिल में हम दोनों के लिए जरा भी प्यार नहीं है। भगवान के लिए बस करो संध्या, मैं जानती हूँ कि हमारे भाई राजीव के दिल में हम दोनों के लिए जरा भी जगह नहीं है, मगर मैंने दिल से उसे अपना भाई माना है। भले हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ, मगर दिल का रिश्ता तो है। तुम देखना संध्या, एक ना एक दिन वो दिन भी जरूर आएगा जब हमारे भाई के दिल में भी हमारे लिए प्यार होगा। संध्या और आरती बहुत छोटी थी, तभी उनकी माँ मर गई, जिसके बाद राजेश ने कामिनी से दूसरी शादी कर दी, जिससे उसे 4 बच्चे, सबसे बड़ा राजीव और 3 बेटी तारा, पल्लवी और समीरा पैदा हुई, जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी। वहीं संध्या और आरती काली थी, इसलिए राजीव आज तक भी उन्हें अपनी बहन नहीं मानता। तकरीबन 4-5 साल पहले राजीव की माँ और पिता एक दुर्घटना में चल बसे। तब से संध्या और आरती अपने ही घर में नौकर बनकर जी रही हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। पल्लवी, समीरा, तुम दोनों को पता है, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एम्बियस मॉल गई थी। वहाँ पर अभी से पूरा मॉल राखियों से सजा हुआ, और तुम्हें पता है वहाँ पर कितनी फैंसी राखी कलेक्शन है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम तीनों राजीव भैया के लिए रक्षाबंधन की शॉपिंग कराएं, क्या कहती हो? गुड आइडिया। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलते हैं।
अपनी तीनों गोरी बहनों को राखी की खरीदारी करते जाता देखकर आरती और संध्या भी उम्मीद लगाकर कहती हैं, तारा, समीरा, पल्लवी, क्या मैं और संध्या भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हमें भी राखियां और मिठाइयां खरीदनी हैं। तुम दोनों को साथ लेकर जाएं, हमारी जुत्ती। तुम जैसे कोयला भट्टी को अपने साथ ले जाकर हमें अपनी इंसल्ट थोड़ी करवानी है। और वैसे भी भाई तुम दोनों ब्लैक टी से राखी बंधवाने वाले हैं नहीं, वो सिर्फ अपनी गोरी बहनों यानी कि हमसे ही राखी बंधवाएंगे। आई थॉट तुम दोनों के लिए आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी होगी, तो अगर और बेइज्जती नहीं करनी है तो हटो। तीनों गोरी घमंडी बहनें अपनी दोनों काली बहनों को टक्कर मारकर चली जाती हैं और उनकी बातों से संध्या और आरती को बहुत दुख होता है। वक्त बीतता है और राखी से थोड़े दिन पहले ही राजीव अर्पिता से शादी करके उसे घर लेकर आता है। अर्पिता गोरी और सुंदर तो होती है मगर वो गरीब घर से होती है। तारा, पल्लवी, समीरा, आज से ये तुम्हारी भाभी है अर्पिता। मगर भाई ये तो गरीब घर से लग रही है। आप अपने क्लास में शादी करते तो हमें ज्यादा खुशी होती, बट आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अर्पिता के गरीब होने के कारण राजीव की तीनों गोरी घमंडी बहनें घिन भरी नजरों से देखती हैं। वहीं काली बहनें खुशी से अर्पिता का गृह प्रवेश कराती हैं। अर्पिता भाभी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए, इस घर में आपका स्वागत है। अर्पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके आ जाने से संध्या और आरती खुश रहने लगी थी। अब राखी का त्योहार बहुत पास आ जाता है, जहां तीनों गोरी बहनें राखी के बहाने लाखों का खर्चा करती हैं, मगर काली बहनें एक भी राखी नहीं खरीदती। तभी अर्पिता अपने पति से बात करती है। राजीव, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो ना अर्पिता। राजीव, तारा, पल्लवी और समीरा की तरह संध्या और आरती भी तुम्हारी बहनें हैं, फिर एक ही घर में होकर भी ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि वो दोनों मेरी सगी बहनें नहीं हैं, और दूसरा कि वो काली हैं। मेरी 3 बहनें हैं और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। माफ करना राजीव, मगर तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। तुम्हारी गोरी बहनें तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करती हैं। अर्पिता, तुम मेरी बहनों के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ये बात साबित कर सकती हूँ राजीव, मगर उसके लिए तुम्हें मैं जो कहूंगी वही करना होगा। इसके बाद अर्पिता राजीव के कान में कुछ गुनगुनाती है। अब राखी का दिन आ जाता है। आरती दीदी, संध्या दीदी, आगे आइए। आप दोनों राजीव की बड़ी बहन हैं, इसलिए पहले राखी आप दोनों बांधिए। आरती आगे आकर राजीव को राखी बांधती है और आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए अपने भाई की आरती उतारती है। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, अपनी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे, राखी की लाज निभाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ने इस टैमरिंडा से राखी बंधवा कैसे ली। काम डाउन तारा, अभी नेक मिलना बाकी है। जरूर भाई इन दोनों काली कलूटी की बेइज्जती करना चाहते होंगे। अब जल्दी से हमारा नेक निकालो हमारे प्यारे भाई। ऐसा कहकर दोनों काली बहन अपना हाथ खुश होकर आगे बढ़ाती हैं और राजीव उनके हाथों में एक एक का सिक्का रख देता है, जिसके बाद उसकी तीनों गोरी बहनें भी उसे राखी बांधती हैं और उन्हें वह नेक में नोटों की गड्डी और गिफ्ट बॉक्स देता है, जिससे असल में उनकी भाभी अर्पिता चिल्लर से भरे हुए गिफ्ट बॉक्स के साथ बदल देती है। तुमने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? तो कौड़ी की गरीब, अगर तुम भाई की बीवी ना होती ना, अभी हम तुम्हें धक्के मार कर घर से निकाल फेंकते। बस करो तारा। थैंक यू अर्पिता, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे हमेशा लगता था कि खून के रिश्ते ही बस अपने होते हैं, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं। संध्या दीदी, आरती दीदी, अपने भाई को माफ कर देना। मैं हमेशा आप दोनों के काले रंग के लिए आपको सुनाता रहा, मगर सही अर्थों में राखी की रीत मैंने आपसे आज सीखी है। जिनके लिए उनके भाई का दिया राखी में नेक के 1-1 रुपए के सिक्के की कितनी अहमियत है। रक्षाबंधन के उस दिन राजीव संध्या और आरती को बहन मान लेता है और उन्हें अच्छा नेक देता है, जिसे देखकर गोरी बहनों का घमंड चूर चूर हो जाता है। जल्दी से मुझे 50 रुपए दे दो। 50 रुपए? मगर गुड्डी बिटिया, तो इतने पैसों का क्या करेगी? ओहो मेरी प्यारी माँ, आप भूल गयी, राखी आने वाली है और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे राखी और मिठाई खरीदने के लिए पैसे जरूर देंगी। इस बार मैं भी राजू को राखी बांधूंगी। गुड्डी उम्मीद लगाए हुए अपनी माँ के आगे हाथ बढ़ा देती है, मगर सच तो ये था कि गरीब सुमन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह गुड्डी को राखी खरीदने के लिए दे सके।
गुड्डी, तुम्हारी माँ के पास तुम्हें राखी खरीदने के लिए देने को पैसे नहीं हैं। झूठ झूठ झूठ, तुम झूठ बोलती हो। माँ, मुझे पता है तुमने उस डिब्बे में पैसे रखे हैं। माँ, मैंने तो तुमसे नए कपड़े खरीदने को भी नहीं कहा। तुम मुझे 50 रुपए नहीं दे सकती? तो अपनी गुड्डी को 10-20 रुपए दे दो, ताकि मैं राजू के लिए एक राखी और उसे खिलाने के लिए एक लड्डू ही खरीद सकूं। जिद नहीं करते गुड्डी, वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। सुमन गुड्डी को राखी खरीदने के लिए पैसे देने से मना कर देती है, जिस कारण वह मासूम बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। मगर सुमन के लिए 1-1 रुपए की कीमत उसकी बीती जिंदगी के खाए गए ठोकरों का ही हिस्सा था, जो उसे एक बेटी से एक बहू बनने तक के सफर में झेलना पड़ा था। आओ, आओ। अरे सुमन, मेरी बहन, किसने कहा था तुझे खाना बनाने को? तेरे भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तेरी आंखों में इस चूल्हे के धुएं से आंसू भर आते हैं। हट, मैं खाना बनाता हूँ। माफ करना मेरे प्यारे भैया, मगर मैं आपको खाना बनाने नहीं दे सकती। नहीं तो उस दिन की तरह आज फिर आप 1 किलो आटे की 4 मोटी मोटी रोटी बनाकर रख दोगे, वो भी कहीं कच्ची तो कहीं से पक्की, कोयले जैसी। ये कहकर गंगा और सुमन जोर जोर से हंसने लगती हैं। आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो। देखा माँ, कर दिया ना मेरे राजेश भैया को नाराज। माना कि मेरे प्यारे भैया रोटियां थोड़ी कच्ची थोड़ी पक्की बनाते हैं, मगर उसमें मेरे भैया का प्यार भरा होता है। सुमन के परिवार में उसकी माँ गंगा और भाई राजेश था, जो रोटी कमाने के लिए दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता था। मगर गरीबी में रूखा सूखा खाकर भी सुमन अपने हंसते खेलते परिवार में खुश थी। और कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है। सुमन रंग बिरंगी राखी और मिठाई से थाली सजाए हुए अपने भाई को राखी बांधती है। चलिए राजेश भैया, जल्दी से हाथ आगे बढ़ाइए। अब ये लीजिए, मिठाई खाइए। हाँ। अरे सुमन, अभी तो मिठाई खा। चलिए निकालिए मेरा राखी का उपहार। माँ, मैं सोच रहा था ना कि इस साल सुमन की शादी करवा दे। हर साल राखी पर बहुत खर्चा करवाती है। ये सुनकर सुमन नम आंखों से कहती है, भैया आप मुझे इस घर से भगाना चाहते हैं क्या? आपकी ये बहन आप पर बोझ बन गई है। नहीं छोटी, मगर तेरे लिए अच्छे घर से रिश्ता आया है। तू वहाँ खुश रहेगी। ना ननद की झिकझिक है, ना बड़ा परिवार, बस 2 जन हैं। परिवार में सास और पति। कुछ ही दिनों में सुमन की शादी हो जाती है और वह गायत्री देवी के घर की बहू बन जाती है। हर लड़की की तरह सुमन भी अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए ससुराल आती है। सुमन बहू, शादी से पहले तक तुम एक गरीब घर की बेटी थी, मगर अब तुम एक इज्जतदार और अमीर खानदान की बहू हो। लोगों में हमारे खानदान का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि तुम इस घर की इज्जत को बढ़ाओ। ससुराल में कदम रखते ही सुमन को बहू होने की जिम्मेदारी और मान सम्मान की सीख मिलती है। मगर सुमन की उम्मीद अभी अपने पति से जुड़ी हुई थी। आखिर एक लड़की अपने पति के भरोसे ही तो अपना घर आंगन छोड़कर पराए घर में आती है। दिन बीतते हैं और सुमन प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर एक दिन आधी रात को अविनाश नशे में धुत घर आता है। अविनाश जी, आपने कितनी शराब पी है? शराब पीना आपके लिए ठीक नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगी कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं? बीवी हो, बीवी बनकर रहो। बीवी की जगह पति के पैरों में होती है और उसका फर्ज होता है पति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, उसे खुश रखना और उसके बच्चे पैदा करना। समझी? अब चल हट। ऐसा कहकर अविनाश सुमन को धक्का दे देता है। कुछ दिनों बाद सुमन को एक बेटी होती है, जिस कारण उसकी सास और पति उसे हर दिन कोसते हैं और सुमन साल भर के भीतर ही दूसरी बार गर्भवती होती है। और वो राखी का दिन था। माँ जी, आज राखी है, मैं राजेश भैया को राखी बांधने मायके जाना चाहती हूँ। अरे तो जाना, किसने रोका है? उठा इस आफत की पुड़िया को। वैसे भी अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने तुझ जैसे गरीब को इसलिए अपनी बहू बनाया था ताकि तू मेरे खानदान को वारिस देगी, मगर इस आफत की पुड़िया को पैदा कर दिया। मगर अब मुझे एक और आफत नहीं चाहिए। रक्षाबंधन का वो दिन उस गरीब बहू के लिए दुखों भरा था, जब सुमन की सास और उसका पति उस गरीब गर्भवती बहू को मार पीट कर दर दर की ठोकर खाने के लिए धक्के मार कर निकाल देते हैं। वह गुड्डी को गोद में लेकर अपने गर्भ में पल रहे दूसरे बच्चे के साथ मायके चल देती हैं। और फिर नहीं, मैं भैया के घर नहीं जा सकती। वो मुझे इस हाल में देखकर टूट जाएंगे।
कई दिनों तक सुमन इधर से उधर भटकती है और हालात उसे भीख मांगने को मजबूर कर देती है। साहब थोड़े पैसे दे दो, मेरी बच्ची भूखी है, उसके लिए दूध खरीदना है, भगवान के लिए मदद करो। आते जाते लोग उस गरीब बहू को देख तो रहे थे मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सुमन कई दिनों तक रोटी के लिए तरसती रही। कठिनाई भरे उन दिनों में सुमन को 1-1 रुपए की कीमत का एहसास अच्छे से पता चला। पेट पालने के लिए सुमन मेहनत मजदूरी करने लगी और कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे को जन्म दिया और तब से लेकर अब तक सुमन अपने दोनों बच्चों गुड्डी और राजू के साथ गरीबी में जिंदगी बिता रही है। माँ मैं जानता हूँ उस डिब्बे में आपने राशन के लिए पैसे रखे हैं, इसलिए आपने वो पैसे गुड्डी को राखी खरीदने के लिए नहीं दिए। माँ मैं जानता हूँ हम बहुत गरीब हैं, मगर गुड्डी मेरी बहन है, मैं उसके लिए राखी खरीद कर लेकर आऊंगा माँ। अपनी बहन की खुशी के लिए 6 साल का मासूम बच्चा राजू काम ढूंढने निकल जाता है, मगर कम उम्र होने के कारण उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। तभी वह सड़क पर कुछ गरीब बच्चों को आते जाते गाड़ियों में अखबार बेचते देखता है। कोई भी मुझे छोटा बच्चा जानकर काम तो नहीं दे रहा, मगर मैं अपनी बहन गुड्डी के लिए राखी और मिठाइयाँ जरूर खरीदूंगा। मैं अखबार बेचूंगा और गुलदस्ते भी। रक्षाबंधन आने में 2 दिन बाकी होते हैं। राजू गरीब बच्चों की तरह सड़क पर अखबार और गुलदस्ते बेचने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं मगर राजू से ना तो कोई अखबार खरीदता है न गुलदस्ता और राखी का दिन आ जाता है। न्यूज़पेपर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। साहब जी न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो साहब जी। राजू एक महंगी सी गाड़ी के अंदर झांकता हुआ कहता है। न्यूज़पेपर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। साहब जी न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो साहब जी। मुझ गरीब बच्चे की बिक्री हो जाएगी साहब जी। वो अमीर घमंडी आदमी मासूम राजू को धक्का दे देता है। तुम गरीबों को एक बार में बात समझ में नहीं आती, चल भाग यहाँ से साले गरीब भिखारी कहीं के। तभी एक और आदमी भागकर वहां आता है। वो राजू को उठाता है, उसके पैर से खून बह रहा होता है और वो शख्स कोई और नहीं सुमन का भाई राजेश होता है। बेटा तुम ठीक तो हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। मैं मेरे घर नहीं जा सकता, आज रक्षाबंधन है, मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। उसके लिए मुझे राखी, कपड़े और मिठाइयाँ खरीद कर लेकर जाना है, मुझे पैसे कमाने हैं। बेटा तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, अब चलो। जैसे ही राजू राजेश को घर लेकर आता है तो राजेश अपनी बहन सुमन को बुरे हालातों में देखकर चौंक जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सुमन मेरी बहन, ये क्या हाल बना रखा है? तुझे कितना ढूंढा, तू कहाँ चली गई थी? सुमन अपने भाई को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है। भैया तुम्हारी बहन के साथ बहुत बुरा हुआ, वो घर नहीं था भैया, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं खुद को उस घर की बहू समझती थी मगर उनके लिए मैं सिर्फ उनके लिए एक चीज थी, एक कठपुतली। बस सुमन बस, अब घर चल, वो घर जो तेरा अपना है मेरी बहन। राजेश भाई होने का फर्ज निभाते हुए रक्षाबंधन के उस पावन दिन पर अपनी गरीब बहन और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आता है, जहां पर सुमन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। मगर अपने साथ जिंदगी में झेले हादसे को भूलना सुमन के लिए आसान नहीं था, मगर उसके अपने ही ससुराल वालों ने उसे दर्द दिए थे। मगर उसके भाई ने खुशियों के मरहम से अपनी बहन के सारे जख्म भर दिए और सुमन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई।